मेरे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष लगातार बनी हुई हैं। राजनाथ सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं विक्रांत यादव, अजय सिंह, हितेश शंकर और हिलाल अहमद स्टूडियो में मेरे साथ हैं। और पल्लवी, अब आपको फंसाने वाला सवाल, मुझे यह बताइए, सीसीपीए या सीसीएस जो 5 बड़े मंत्रालय हैं, किस किस को मिलने वाले हैं, ये बताइए मुझे। देखिए, सीसीएस के बारे में मैं आपको बता दूं संदीप जी, ये सबसे एपेक्स बॉडी होता है, एक तरह से कैबिनेट होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ये सबसे अहम माना जाता है सरकार के अंदर, बिकॉज जितने भी बड़े फैसले लिए जाते हैं सरकार के, इसमें जो मंत्री शामिल होते हैं वो उसके बारे में सब कुछ फैसला लेते हैं, उस फैसला लेने में शामिल होते हैं। और आमतौर पर देखा जाता है जो सीसीएस में है वो प्रधानमंत्री के करीब होते हैं। लेकिन यूपीए की बात अगर ना करें यहाँ तो बेहतर ही है, क्योंकि यूपीए में यात्री के नामदम दूसरा ही था, जो सोनिया गांधी के करीब थे वो सीसीएस में शामिल थे। लेकिन मोदी सरकार में जो सीसीएस में होंगे वो उन लोग में होंगे जो मोदी के करीब भी हैं और जिन पे मोदी को पूरा विश्वास है। तो ऐसे में जाहिर तौर पे नाम उभर के आता है, क्या राजनाथ सिंह का नाम आएगा या अरुण जेटली आएगा। आमतौर पे सीसीएस में होते हैं वित्त मंत्री, डिफेंस मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। सो जो जिन पे मोदी पूरी तरह से विश्वास कर पाएंगे उन्हीं लोगों का नाम शामिल होता है। लेकिन सबसे बड़ा पेच वाला ये है कि क्या सुषमा स्वराज को शामिल करेंगे, क्योंकि वो काफी सीनियर। पल्लवी, आपने मेरा सवाल छीन लिया। मैं यही पूछना चाह रहा था, सुषमा, क्योंकि उनकी एक आदत हो गई है प्रोटेस्ट नोट लिखने की, वो सीसीएस का हिस्सा हो सकती हैं क्या? ये सवाल का जवाब मेरे लिए भी देना थोड़ा इसलिए मुश्किल हो रहा है संदीप जी, क्योंकि क्या नरेंद्र मोदी विश्वास कर सकते हैं सुषमा स्वराज पे? अगर आप सीनियरिटी की बात करें तो फिर सीसीएस में शामिल होने की सब खूबियां उनमें हैं। वो सीनियर हैं, वो अच्छी तरह से बात करती हैं, वो मीडिया savvy भी है, उनको तजुर्बा भी है, वो स्वास्थ्य मंत्रालय में रह चुकी है, आईएनबी मिनिस्टर भी रह चुकी है, और तो वो सब खूबियां उनमें हैं। लेकिन सबसे, जैसे मैं कह रही हूँ, एक मापदंड ये है कि क्या नरेंद्र मोदी के उनके ऊपर विश्वास होगा। तो ऐसे में सुषमा स्वराज का शामिल होना, अगर आप ये सब तर्क की तरह से देखें तो बहुत ही मुश्किल नजर आता है। और क्या मंत्रालय उनको दिया जाएगा? क्या विदेश मंत्रालय उनको मिलेगा? क्या रक्षा मंत्रालय उनको दिया जाएगा? क्योंकि अभी बहुत सारे दूसरे नाम शामिल हो रहे हैं और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में, आज शाम तक कम से कम ये फैसला हो जाएगा कि क्या रूपरेखा रहेगी ये सीसीएस की और इस सरकार की। ये जो बदलते डायनामिक्स होते हैं राजनीति में, हम सुषमा स्वराज का जो जिक्र कर रहे हैं, सीनियर हैं नरेंद्र मोदी के मुकाबले, ज्यादा तजुर्बा भी है, पार्टी से जुड़ी हुई है और अहम पद उन्होंने संभाले भी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जब से ये मैंडेट लेकर आए, वो गए हैं आडवाणी जी से मिलने, वो गए हैं मुरली मनोहर जोशी से मिलने, लेकिन सुषमा को जाना पड़ा नरेंद्र मोदी से मिलने। ये चेंजिंग डायनामिक्स भी दिख रही हैं, वो उसकी झलक साफ दिख रही है क्या अजय? इसको इस तरह से मत देखिए, ये उसका कोई इंडेक्स नहीं है कि क्योंकि बीच में ऐसा भी हुआ था जब वो उनका नाम आया था तो वो गए थे उनके यहाँ, तो इसलिए ये वो नहीं है। मान लीजिए अगर अभी थोड़ी देर बाद वो उठते हैं और उनके घर पे जाते हैं तो वो उससे राजनीति के डायनामिक्स चेंज नहीं होती है। हाँ। और दूसरा, बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन में घर आना जाना ये होता रहता है। हाँ। तो ये वो तो नहीं है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है ना कि आप देखिए कि जिस तरह से वो जीत के आए हैं, उसके बाद जो सबसे ज्यादा अगर कोई आदमी इस समय इन्फ्लुएंशियल है तो वो वही है। तो उनके यहाँ कोई जाना ऐसी बात नहीं है जिसको कि हम ये कहें कि आपको जाना ही होगा। हाँ। अगर आपको साथ रहना है तो। लेकिन इसको उस जो आप बोल रहे थे उस वाले, अगर उसमें देखेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन विक्रांत ये बताइए, राजनाथ सिंह के बारे में लगातार कयासों का बाजार गर्म है। राजनाथ सिंह खुद कह रहे हैं कि नहीं, मैं अध्यक्ष बने रहना चाहता हूं। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। ये क्या एक सियासी रणनीति है राजनाथ सिंह की? देखिए, राजनाथ सिंह शुरुआत से, संदीप, अगर हम याद करें चुनाव नतीजों से पहले भी लगातार ये कहते रहे थे कि वो पार्टी अध्यक्ष ही बना रहना चाहते हैं, क्योंकि वो इस पद से जो उन्होंने काम उन्हें मिला है, जिम्मेदारी मिली है, उससे बेहद खुश है इस समय। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है। और एक तरह से अगर मजबूत सरकार आपकी बन गई तो पार्टी जो 2004 की आप बात कर रहे थे, माफ कीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात कर रहे थे कि सरकार तो मजबूत हो गई थी लेकिन संगठन कमजोर हो गया था। इस समय आरएसएस भी ये चाहता है कि सरकार के साथ साथ संगठन भी उतना ही मजबूत रहे और संगठन के स्तर पर भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का फायदा उठाया जाए। राजनाथ सिंह की और नरेंद्र मोदी की इस समय ट्यूनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। चुनाव में भी वो देखने को मिली कि किस तरीके से अगर नरेंद्र मोदी के बाद कोई दूसरा नेता सक्रिय दिखाई दिया तो वो राजनाथ सिंह से जो लगातार रैलियां कर रहे थे। तो एक तरह से दो सरकार और संगठन के बीच की ट्यूनिंग आरएसएस भी चाहता है कि ये बनी रहे। लेकिन अगर राजनाथ सिंह को मंत्री बनाया गया तो जाहिर
जाहिर तौर पर संगठन में जो ट्यूनिंग चल रही है वो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। और अब क्या किया जाता है, उनको क्या गृह मंत्री बनाया जाता है, इस पर अभी सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं। इस पर अंतिम मोहर नरेंद्र मोदी के हाथों ही लगेगी। हितेश, ये संगठन की मजबूती का सवाल मैंने इसीलिए उठाया था। क्या आपको लगता है कि ये एक अहम मुद्दा होगा, क्योंकि इसी साल 6 राज्यों में चुनाव भी होने हैं, 3 राज्यों में आप सरकार भी गिराकर अपनी सरकार बना सकते हैं। ये फैक्टर इन होगा क्या? संगठन मजबूत रहेगा? क्योंकि देखिए, जो नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे, आलम अब ये हो गया है कि पहले गठबंधन की सरकारें बनती थी, अब विपक्ष गठबंधन का बन रहा है। तो उस चीज को, उस एडवांटेज को प्रेजेंट करना चाहेगी क्या बीजेपी? संदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये देश का चुनावी परिदृश्य करीब 3 दशक बाद पूरी तरह से बदला हुआ लग रहा है। और ऐसे में सिर्फ गवर्नमेंट और मंत्रालयों के बंटवारे की बात ये नहीं है। एक बड़ा राजनीतिक परिदृश्य है जिसे बीजेपी को संभालने के लिए लग रहा है कि जनता उसका स्वागत कर रही है। और ये अब टारगेट 60 महीने का नहीं है, नरेंद्र मोदी भी अब कहने लगे 10 साल चाहिए। तो अब 10 साल का रोड मैप है आपके? 10 साल अगर वो नहीं कहते हैं तो मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े काम जिम्मे हैं उनको कहना चाहिए, खुल के। नहीं कह रहे हैं अब वो खुल के कि 10 साल दीजिए मुझे। 10 साल शुरुआत तो हुई कि कुछ दिन दीजिए, फिर 8 महीने हुए, अब 10 साल हो गए। ठीक बात है। और ये मांगने से नहीं मिलता है, जिसके पीछे जनता खड़ी होगी उसे समय मिलेगा। मेरा कहना फिर से ये है कि ये सिर्फ मंत्रालयों के बंटवारे की बात नहीं है, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। और इसके साथ जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये कि मंत्री तो बनेंगे, मगर जैसी कतर ब्योंत मंत्रालयों के साथ पहले हुई, मुझे लगता है कि अब दोबारा से उन्हें सही शेप में लाके रीस्ट्रक्चरिंग उसकी होनी चाहिए। और यही काम संगठन में भी होगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे यूपीए समय में एक जम्मू कश्मीर डेस्क हुआ करता था होम मिनिस्ट्री में। कुछ बड़ी चिंताएं हैं, उसके लिए मंत्रालयों की चिंताओं में वो शामिल रहे। और लोगों के, जो हम लोग समझते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे होता है, मंत्रियों का केआरए फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ माथा टेकने वाली सरकार ये नहीं है, इसे डिलीवर करना है। केआरए आपने शब्द इस्तेमाल किया है। और मंत्रालयों की रीस्ट्रक्चरिंग पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक आखिरी सवाल हिलाल आपसे। ये जो मैंडेट मिली है बीजेपी को, 282 तो बीजेपी के ही हैं, कुल मिलाकर 334 के करीब एनडीए के हो जाते हैं। ये बताइए कि जो हम टेक्नोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, आपके पास वैसे ही टैलेंट पूल बीजेपी के भीतर ही बहुत है। आर.के. सिंह की बात करें, जनरल वी.के. सिंह हैं, सत्यपाल सिंह हैं, इस तरह के लोग आ गए हैं। ऐसे में क्या स्कोप दिखता है आपको कि बाहर से और टेक्नोक्रेट्स भी, चाहे वो जगदीश भगवती हो, पाणिग्राही हो, वो ई श्रीधरन हो, उनके लिए भी जगह हो सकती है क्या? मुझे लगता है ये संभावना है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अभी तक अपना पूरा, जिसे रोड मैप कहा जाता है, उसे प्रस्तुत नहीं किया है, और जितना कॉन्फिडेंट वो नजर आते हैं, तो उसके पीछे कहीं जो चुनकर आए हैं उनके लिए ज्यादती नहीं होगी कि अगर वो काबिल हैं, उनके पास भी तजुर्बा है, उन्हें जगह ना मिले और बाहर वाले को जगह दे दी जाए? नहीं, ये ज्यादती तो होगी। ज्यादती से बड़ा सवाल जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का है। मैं बार बार इस बात को रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का है। मंत्री और जो टेक्नोक्रेट होता है उसका संबंध ये है कि मंत्री जनता की आकांक्षाओं को लेकर आएगा, और टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट जो है उनको वो एडवाइजर हो सकते हैं। मंत्री क्यों बनाए फिर? जी, ये संभावना, ये फ्रेमवर्क है हिंदुस्तान का। लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तित्व के अराउंड जिस तरह की महत्वाकांक्षाओं के साथ आ रहे हैं, उसमें संभावना थोड़ी कम दिखती है। और इसीलिए इस चुनाव के बारे में भी हम कह रहे थे, ये प्रेसिडेंशियल हो गया है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ कैबिनेट फॉर्मेशन भी होगा क्या? कि जो वहां, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, राष्ट्रपति चाहते हैं जिस आदमी को वो मंत्री बनाना चाहें उसे मंत्री बनाते हैं, क्या वही काम, उसी राह पर नरेंद्र मोदी भी जाते दिखेंगे? इस पर भी निगाह है। बाकी खबरें भी हम बताते रहेंगे ब्रेक के बाद। तो नरेंद्र मोदी आज बीजेपी संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे, उसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। हमारी पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, अजय सिंह हमारे साथ हैं, हितेश शंकर और हिलाल अहमद स्टूडियो में मेरे साथ हैं। पल्लवी, एक चीज बताइए, इस पर चर्चा भी हो रही है, 81 तक मंत्रालय हो सकते हैं अगर हम 543 का 15% का आकलन करें। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि इस बार एक नई चीज नरेंद्र मोदी ये कर सकते हैं कि मंत्रालयों की संख्या कम कर दें। बहुत सारे मंत्रालय क्लब करके एक मंत्रालय में भी तब्दील हो सकते हैं।
और लेकिन जो अहम मंत्रालय हैं, जैसे बात चल रही है कि गृह मंत्रालय है, उसमें एक डिवीजन हो सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी जो सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। और अगर आपने नरेंद्र मोदी का प्रचार जैसे देखा होगा संदीप जी, सबसे ज्यादा निशाना वो साधते थे यूपीए सरकार पर। उनको एक वीक सरकार इसलिए कहते थे कि उनका कहना ये था कि इनकी पकड़ नहीं रही है, इनके पास कोई रणनीति नहीं थी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए। तो मुझे लगता है जो अहम मंत्रालय है जिसमें जोर दिया जाएगा, वो सबसे बड़ा मंत्रालय जो उसमें है ऑफकोर्स वित्त मंत्रालय है। उसमें कहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय का बहुत हैंड्स ऑन तरीका रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद एक इकोनॉमिस्ट थे, तो वो हैंड्स ऑन भी रहते थे, लेकिन उनके साथ जो वित्त मंत्री थे वो चिदम्बरम थी, और चिदम्बरम खुद अपने आप को बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट मानते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की जहां बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल मंत्रालय हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा नजर लोगों की ये है कि कितनी जल्दी महंगाई कम हो जाए। तो दो मंत्रालय सबसे अहम होगा, जिसमें सबसे ज्यादा जोर इसलिए दिया जाएगा क्योंकि दोनों इन अ सेंस पिलर रह चुका है नरेंद्र मोदी की राजनीति का। एक जो इकोनॉमी की बात करते हैं, दूसरी जो इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। लेकिन साथ ही ये जुड़ा हुआ सवाल ये है कि बाकी सब मंत्रालयों का क्या होगा। और यहाँ पे बात ये आती है, जो हमारे सूत्र बताते हैं और सरकारी सूत्र भी बताते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, उनको ऑलरेडी ये फीलर दे दिया गया है कि आप विस्तार से काम नहीं करेंगे, बहुत संक्षेप में काम किया जाएगा और बहुत कम मंत्रियों को शपथ दिया जाएगा। और कुछ ही जो फोकस मंत्रालय है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय है, उन पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ऐसे में क्या क्वालिटी है उस पे जोर दिया जाएगा। बिल्कुल। और वो एक नारा बुलंद किया है ना नरेंद्र मोदी ने, लगातार बात कर रहे हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। क्या वही होता